दोस्तों जय माता दी। बात करने वाले हैं मंगल महाराज की राशि मेष की। माह नवंबर देखते ही देखते ये साल पूरा गुजर गया और नवंबर माह आपके लिए कैसा फल कथन लेकर आया है इसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। हम ग्रह स्थिति की बात करेंगे, हम नक्षत्रों की भी बात करेंगे और ग्रह और नक्षत्र जनित उपायों की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो संक्षेप में नवंबर माह की बात तो सुन लीजिए। इस महीने आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परंतु जल्दबाजी और गुस्से से बचना होगा। कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा, यात्राएं लाभदायक होंगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पेट संबंधी तकलीफ से आपको बचना होगा, सावधानी बरतनी होगी और मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बात कर ली है मैंने संक्षेप में। अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था। ये जो कुंडली बनी है मेष राशि चंद्र राशि मेष के जात को, ये 2 नवंबर की कुंडली बनाई है और 3 नवंबर को ही शुक्र यहाँ से ट्रांसफर होके आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, इसलिए शुक्र मैंने 2 बार लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं और व्यक्तित्व के साथ साथ रोग की भी बात करते हैं। मतलब स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रोग की बात क्यों करेंगे, नकारात्मक बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसकी बात भी हम करने वाले हैं। आपके लग्न जो है इसके मालिक हैं वो हैं मंगल और मंगल महाराज बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। जब कोई ग्रह अष्टम भाव में आता है तो थोड़ी सी समस्या हमारे मन में आ ही जाती हैं, परंतु ये खुद की राशि वृश्चिक में आए हैं और बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। बुध अष्टम में बुरे नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन रहा है। तो आप देखिए जरा, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें ये घर भी लेना होता है, परंतु 2 तारीख के बाद शुक्र यहाँ चले जाएंगे। शुक्र छठे घर में अच्छे नहीं होते, तो 3 तारीख से आप स्वास्थ्य में कुछ अच्छा परिवर्तन महसूस करोगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पर हैं और जब मंगल महाराज यहाँ पे होते हैं तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं, परंतु मंगल महाराज यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन भाव पे और धन भाव पे मंगल की दृष्टि जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और 1 2 3 4 चौथे भाव पे भी यानी आपके लाभ भाव पे भी यहाँ बैठ के मंगल महाराज दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल एक ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। और पता है फिर 16 तारीख को रात में यानी 17 तारीख से सूर्य महाराज भी यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो मेष राशि वाले जातक हो 2 फेस में हो जाएगा। देखिए 16 तारीख तक सूर्य यहाँ है, सूर्य आपके पार्टनर के भाव में बैठे हैं। ये आपका जीवन पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर, और ये आपका व्यापारिक पार्टनर भी हो सकता है। जब शुक्र अपस्वग्रही यहाँ होंगे, शुक्र का घर है, शुक्र का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव रहेगा, परंतु सूर्य महाराज भी तो राजा होते हैं ग्रहों के। तो सूर्य महाराज क्या, सूर्य महाराज एक नेतृत्व चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो बोले वो सुने। तो एक ठंडा और एक गर्म ये 7वें भाव में आ गया, परंतु जो ठंडा है वो अपने घर में है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप अपने पार्टनर के साथ एग्रेसिव भी होंगे परंतु थोड़े रोमांटिक भी होंगे, दोनों चीज़ें होंगी। और 16 तारीख तक तो सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सूर्य महाराज जब 16 तारीख के बाद 8वें भाव में आ जाएंगे तो 8वें भाव में सूर्य आके, मैंने फिर से बोला है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। खान पान में सावधानी बरतिए। इस समय आप आध्यात्मिक होगे, सोचोगे, परंतु ये सूर्य और मंगल दोनों जब 8-17 को सूर्य यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों आपके दृष्टि डालेंगे आपके वाणी के भाव पर, आपके कुटुंब के भाव पर
और आपके धन के भाव पर तो पता है ये सूर्य भी बहुत एनर्जेटिक और मंगल भी एनर्जेटिक। आपको बोलचाल में, बात करने में सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ा सा योगा वगैरह करें, ध्यान करें, जिससे आप अच्छा बोल पाए, क्योंकि ऐसे समय में यदि आप कुछ कटु बोलोगे तो ये नुकसान हो सकता है। चलिए, धन भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, ये व्यवसाय का भी भाव होता है, 3 तारीख के बाद आ जाएंगे। तो धन तो आने वाला है, परंतु ये धन आने वाला धन नहीं है, ये धन स्टोर होने वाला धन है, यानी बैंक में जो जमा है वो धन होता है। तो शुक्र महाराज यहाँ आके तो आपका कुछ बैंक बैलेंस तो बढ़वाने वाले हैं, तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे पराक्रम भाव की जो स्वामी बुध अष्टम में बैठे हैं, बुध अष्टम में बुरा फल नहीं देते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाएंगे। और दूसरी चीज़ें कुछ हिडन नॉलेज आपको देंगे, गूढ़ विद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका मन जो है, आपकी बुद्धि जो है, वो रहस्यमय चीजों में ज्यादा लगने वाली है। फिर देखिए सबसे अच्छी बात, और ये बात आप समझिए, गुरु महाराज अतिचारी होके अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, और ये है सुख का भाव, माता का भाव। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज यहाँ सुख में वृद्धि करेंगे, अपनी उच्च राशि में हैं, तो यहाँ आप संपत्ति भी बना सकते हो। कारण मैं बताता हूं कि गुरु महाराज भाग्य भाव के मालिक हैं, और भाग्य सुखेश बन के बैठा है, तो भाग्य में तो सुख है, भाग्य में सुख है, ये तो पक्का है। और देखिए आप यहाँ पे एक और बात देखिए, ये इनकी दूसरी राशि बैठी हुई है यहाँ पे आपके 12 हाउस में। ये अध्यात्म का भाव है, ये खर्चों का भाव है, और ये विदेश का भाव है। तो एक इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, भाग्य सुख है, भाग्य कहाँ बनने वाला है? अपने घर से दूर। यदि आपको कोई मौका मिलता है कि आपको अपने घर से दूर आप कोई व्यवसाय, बिजनेस या करने जा रहे हैं, या जाने का मौका मिलता है, तो तुरंत लपक लीजिए उस मौके को, बहुत जरूरी है, और निश्चित ही आपको फायदा होगा। एक और चीज, यही बात, एक और ग्रह कह रहे हैं, आपके कर्मेश और लाभेश शनि महाराज, आपका कर्म ये विदेश, आपका कर्म व्यय। अब सुनिए आप, कर्म व्यय, भाग्य व्यय और सुख, तो कैसा व्यय करोगे आप? जिसमें सुख प्राप्त होगा। यदि संपत्ति खरीदनी है तो खरीद लीजिए, वाहन खरीदना है तो खरीद लीजिए, निश्चित आप ये काम करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कर्मेश लाभेश बन के व्ययेश बन के बैठा है, तो यदि हम दूर, अपने घर से दूर कोई काम करेंगे, तो हमारा कर्म यहां से जुड़ गया, तो लाभ भी हमें प्राप्त होने वाला है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब सुनिए, यहां पे 11th हाउस में राहु, चंद्रमा को हम नहीं देखेंगे, ये बदलते रहते हैं राशि, इसलिए राहु महाराज यहां पे बैठे हैं। राहु महाराज का सबसे अच्छा घर होता है ये 11वां घर, और शनि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो ये लाभ तो आपको करवाने वाले हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो यार कर्म में शनि महाराज की राशि है, कर्म में कमी क्यों छोड़ रहे हो? सच्चाई को पकड़ के रखिए। शनि महाराज सच्चाई को पसंद करते हैं, कठोर कर्म को पसंद करते हैं, और जो आपसे जो नीचे जो लोग हैं, जो आपके लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कष्ट दोगे तो शनि महाराज भी कष्ट आपको देने वाले हैं। तो छोटे कर्मचारियों को, अपने घर काम करने वाले लोगों को खुश रखिए, तो अच्छा होने वाला है। अब एक और चीज है, मैंने सुख की बात तो बहुत ज्यादा कर ली है, आनंद की बात और कर लूं कि आनंद वाले भाव और शिक्षा वाले भाव की बात कर लें। ये 5वां भाव होता है, ये शिक्षा का भी भाव होता है, जिनके संतान है उनके संतान का भी भाव होता है, और आनंद का भी भाव होता है। यहाँ पे केतु महाराज विराजमान है, वो 4-5 महीने से यहीं बैठे हैं। अच्छा, केतु एक चीज ये है कि मन परिवर्तन करवाते हैं। तो कहीं आप एक जगह कुछ काम कर रहे होगे, या कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, आपका मन होगा कि यहां नहीं, मैं वहां शुरू करूं,
आप अपना इंस्टीट्यूट बदल सकते हो, आप एक नई कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि केतु तो डिटेक्शन है। जहां हो वहां से थोड़ा सा तो अलगाव देने वाले हैं, तो बदलोगे तो जरूर, ये तो पक्का है। परंतु एक बात यह है कि केतु आध्यात्मिक भी होते हैं, वो बदलना, क्योंकि इसके मालिक यदि जब तक 7वें भाव में बैठे हैं सूर्य, तो ये बहुत अच्छा बदलाव है। हाँ, जब ये 8वें भाव में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, 17 को मैंने माना रात में आया, तो मैं अगली डेट लिख देता हूं, तो वहां पे थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा सा मन भटकेगा। और मन भटकने से बचाने के लिए ये जो इतने सारे ग्रह हैं, इनकी अपना अपना एक रेडिएशन है, अपनी अपनी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को महसूस करिए। जब हम गणपति जी की भक्ति करते हैं तो बुध की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है। सूर्य भगवान की बात करें तो विष्णु भगवान की आराधना करें, राम भगवान की आराधना करें, तो वो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है। किसी भी घर की यदि बात होती है, 8वें घर की बात होती है, अकेली पीड़ा ही क्यों देखते हो? संपत्ति तो मिलती है, और 8वें घर से कोई भी अपनी प्राकृतिक दृष्टि से ये धनभाव भी तो देखता है। तो पीड़ा आप चाहोगे तो मिलेगी। घर तो बहुत सी चीजें देने वाला है। अब आप जो लेना चाहो वो ले लो। आप कर्महीन बन जाओ, आप लोगों से झूठ बोलो, आप कर्म अच्छे मत करो, तो पीड़ा तो होगी ही होगी। कर्मठ बनिए, और इनकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए ग्रहों के जो देवता हैं उनकी सच्चे मन से आराधना कीजिए। इस ब्रह्मांड में किरणें बिखरी पड़ी हैं, आपको कैसे ऐसा हो सकता है कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। तो आनंद की बात मैं कर रहा था, तो यहां पे एक और चीज है, यहां पे वो प्रेम संबंधों की भी तो बात होती है। केतु है और इसके मालिक यहाँ है, यहाँ है तो ठीक है, परंतु यहाँ है तो फिर, और ये देख रहे हैं आपके वाणी वाले बात पे, यार हर कुछ मत बोलिए, अच्छी बातें बोलिए। अच्छी चीजें बोलेंगे तो अलगाव नहीं होगा। केतु अलगाव के प्रतीक होते हैं, है ना। परिवर्तन का मन होगा कि ये नहीं वहां, वहां नहीं वहां, मत करिए। ये केतु यहाँ पे रहने वाले हैं अभी बहुत टाइम तक। तो ये जो अपने अंदर परिवर्तन आ रहा है, इसे केवल अध्यात्म के सहारे, योग के सहारे, ध्यान के सहारे बचा जा सकता है। तो बच लीजिए इस चीज से। अच्छा है ये महीना। अब वो मंगल जो हैं आपके, मंगल जो हैं वो 8 तारीख से अस्त हो गए। मंगल अस्त हो जाने का मतलब है ऊर्जा में कमी महसूस होना। आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सी कमजोरी आ रही है, या काम करने मन नहीं होगा। ये मंगल अस्त है, पूरे महीने अस्त रहेंगे। 8 तारीख को अस्त हो जाएंगे, 14 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे। और एक और बात बताएं, यहाँ पे बुध 10 से बकरी है, 23 से तुला में चले जाएंगे, उल्टे होके यहाँ आ जाएंगे। अच्छे हैं, यहाँ पे बुध बहुत अच्छे होते हैं। और मंगल महाराज यहाँ रहेंगे। देखिए ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य 17 से तो वृश्चिक में आ ही गए हैं। शुक्र 26 तारीख से यहाँ अष्टम भाव में जाएंगे। शुक्र यहाँ पे ठीक नहीं होते, एग्रेसिव हो जाते हैं स्नेह संबंधों में। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी मंगल की ऊर्जा चाहिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, मंगल की ऊर्जा मिलेगी। बुध 14 से अस्त हो रहे हैं, इनकी ऊर्जा चाहिए, गणपति जी की शरण में चले जाएं, बुध की ऊर्जा मिलेगी। शुक्र 27 से अस्त हो रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, इनकी ऊर्जा मिलेगी। अस्त सूर्य के पास हो जाते हैं, तो उनका जो प्रॉपर रेडिएशन है वो सूर्य के साथ मिल जाता। तो आता तो हमारे पास है, परंतु उसमें सूर्य का पूरा एक कवच हो जाता है। तो फिर सूर्य की वजह से अस्त हो गए हैं, तो सूर्य भगवान को भी मना लें। करिए, ये चीज बहुत अच्छी होगी, बहुत शुभ होगी। और फिर एक और चीज, शनि महाराज यहाँ पे बकरी हैं, बकरी हैं, 29 से ये मार्गी हो जाएंगे। और शनि महाराज देखिए जरा, यहाँ पे शनि महाराज यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में भी बैठे हैं। और गुरु महाराज की नवम दृष्टि भी यहां पड़ रही है, गुरु की कर्म पे भी दृष्टि पड़ रही है। यार ये जो 7.5 का दौर चढ़ा है, ये तो 5 दिसंबर तक खत्म है। आपके ऊपर कर लो, कुछ अच्छा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि नक्षत्रों का उपाय
सबसे ज़्यादा मायने रखता, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये यहाँ पे सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, 7 नवंबर से विशाखा में जाएंगे, 20 नवंबर से अनुराधा में जाएंगे। मंगल अनुराधा नक्षत्र में है, 20 तारीख से ज्येष्ठा में जाएंगे। बुध अनुराधा नक्षत्र में है, 21 तारीख से विशाखा में जाएंगे। गुरु पूरे समय पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र चित्रा में 8 को स्वाति में जाएंगे, 19 को विशाखा में जाएंगे, फिर 29 को अनुराधा में जाएंगे। शनि पूर्वाभाद पद, राहु पूर्वाभाद पद और केतु पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे। जो मेष राशि आती है वो 3 नक्षत्रों में आती है, अश्विन, भरणी और कृतिका। अब अश्विन नक्षत्र की मैं बात करूं तो चित्रा नक्षत्र इनके लिए प्रत्यारी नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र प्रत्यारी नक्षत्र तो शुक्र चित्रा नक्षत्र में है 8 तारीख तक, मतलब 7 तक रात तक है। तो शुक्र के लिए यदि हमें चित्रा नक्षत्र की बात करनी है तो चित्रा नक्षत्र के लिए हम ओम त्वष्टे नमः का जप कर सकते हैं, परंतु ये 8 तारीख तक ही है। फिर विशाखा नक्षत्र है बध नक्षत्र, और बुध है 21 तारीख के बाद विशाखा नक्षत्र में, और शुक्र भी है 19 तारीख के बाद विशाखा नक्षत्र में। बुध और शुक्र दोनों बध नक्षत्र में हैं, और दोनों बध नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, इस मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ये दोनों शुक्र और बुध अच्छे फल देने लगेंगे यदि आप इस मंत्र का, ये नक्षत्र का बीज मंत्र होता है, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं। ये अश्विन नक्षत्र और मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूं, अश्विन नक्षत्र और मेष राशि, दूसरे नक्षत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। फिर पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु का जो नक्षत्र हो गया वो बध नक्षत्र हो गया, और गुरु तो पूरे समय पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो फिर हमें पुनर्वसु नक्षत्र के लिए भी यहाँ पे ओम अदितये नमः का जप करना चाहिए। निश्चित ही गुरु महाराज अच्छे फल देंगे। ओम अदितये नमः का जप करिए। देखिए वध नक्षत्र में है, हंस का फोटो नहीं लगाएंगे। ओम अदितये नमः का जप करिए तो आपके लिए शुभ होगा। और फिर देखिए आप पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद में शनि भी है, राहु भी है, और ये भी बद नक्षत्र में है, ये भी बद नक्षत्र में है। तो हमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का भी ओम अजैक पादाय नमः, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। ये 3 मंत्र हैं अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि वालों जो आपको उबारने वाले हैं, इस महीने अच्छा फल देने वाले हैं। देखिए कर्म तो बहुत जरूरी है। अब हम दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं हम भरणी नक्षत्र और मेष राशि वालों। भरणी नक्षत्र वालों को तो मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है, क्योंकि अच्छा बाकी अच्छे नक्षत्र हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो नहीं लिखे वो अच्छे नक्षत्र हैं, यहाँ पे केवल वो ही नक्षत्र मैंने लिखे जिनके उपाय करना जो समस्या है। तो भरणी नक्षत्र में केवल स्वाति और अनुराधा नक्षत्र ही समस्या है, बाकी सब नक्षत्र बहुत अच्छे, मतलब दूसरे ग्रह अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। भरणी प्रत्यय है और अनुराधा बध है। तो देखिए जरा यहाँ पे, सॉरी स्वाति प्रत्यय, भरणी नक्षत्र वालों की तो बात करूं, भरणी नक्षत्र और मेष राशि की बात करूं। स्वाति प्रत्यय है। देखिए स्वाति में सूर्य 7 तक है, केवल 7 तक हैं। तो और फिर शुक्र हैं 8 से 19 तक। स्वाति नक्षत्र में शुक्र हैं 8 से 19 तक। तो 7 तक सूर्य को मनाना है अपने स्वाति नक्षत्र से, और 8 से 19 तक हमें मनाना है शुक्र को। तो आप 1 तारीख से 19 तारीख तक स्वाति नक्षत्र के लिए आप ओम वायवे नमः की 1 माला कर सकते हो। कबूतर नहीं रखना है, जो नक्षत्र हमारे लिए शुभ नहीं होते उनकी वस्तुएं हम नहीं रखते हैं, पक्षी भी नहीं रखते हैं। और फिर इसके बाद जो दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र बुध नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र में बुध हैं 21 तारीख तक, और 20 तारीख के बाद सूर्य हैं, और फिर 29 तारीख के बाद शुक्र है। तो अनुराधा नक्षत्र की तो आपको पूरे महीने 1 माला करते रहना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः की 1 माला आपको ऑक्सीजन देने वाली है, और ये अच्छी है। तो चलिए हमने भरणी नक्षत्र और मेष राशि की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कृतिका नक्षत्र की, और कृतिका नक्षत्र में और मेष राशि तो चित्रा विपत नक्षत्र है,
चित्रा में कौन है? शुक्र 8 तारीख तक है, केवल 8 तारीख तक है। तो 8 तारीख तक आपको चित्रा नक्षत्र का मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया ओम त्वष्टे नमः का जप करना चाहिए। चलिए, ओम त्वष्टे नमः नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर विशाखा नक्षत्र प्रत्यरी है। विशाखा नक्षत्र बुध 21 तारीख से आ रहे हैं और शुक्र 19 से 29 तक है। तो 21 की जगह 19 तारीख से 21 तारीख तक आपको विशाखा नक्षत्र ओम इंद्राग्नेभ्याम नमः का रोज एक माला करनी चाहिए। देखिए, ये करना चाहिए, बहुत शुभता प्राप्त होती है ना। और फिर हम बात करते हैं, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र बद नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल 20 के बाद आ रहे हैं। तो 20 तक तो राहत है, मंगल आपको अच्छे फल देंगे। 20 के बाद जब मंगल की बात करेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए भी ओम इंद्राय नमः का जप हमें करना चाहिए 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद, समझ लीजिए ये बात। और फिर हम देखते हैं पुनर्वसु प्रत्यरी है, गुरु का नक्षत्र है। पूरे महीने आपको एक माला तो करनी है पुनर्वसु नक्षत्र की, ओम अदितये नमः, ये माला आपको करते रहना चाहिए। और एक और चीज, पूर्वा भाद्रपद भी प्रत्यरी हैं। शनि और राहु दोनों पूर्वा भाद्रपद में हैं और रहेंगे पूरे महीने। तो पूर्वा भाद्रपद के लिए भी ओम अजयपादाय नमः का आप एक माला करते रहिए। 1 2 3 4 मंत्रों की माला करनी है और एक माला में 3 मिनट लगते हैं। तो आप ये तर्क नहीं दे सकते कि मैं यही करता रहूं। आप 3 चुक्को 12 15 मिनट आप ये माला सुबह से नहा के करिए और इसके बाद अपने काम से लग जाइए। वैसे भी ये माह आपके लिए अच्छा होने वाला है और अच्छा करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय माता दी।